यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं जिसके अंदर कहा गया है द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूटेरॉन इज 2.2 MeV दी गई है एंड दैट ऑफ जो कि हमारा हीलियम का जो आइटम होता है उसकी जो यहाँ पे दी गई 28 MeV। कहा गया जब दो ड्यूट्रॉन्स को आपस में मिला दिया जाता था, फ्यूज कर दिया जाता है, तो यहाँ पे बनता है हमारा 2He4 अर्थात हीलियम आइटम। तब यहाँ पे आपको बताना होगा कि कितनी एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं। इसी टाइप के यहाँ पे आज हम और टॉप 5 क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं जो कि आपके टीजीटी के या पीजीटी के या एलटी ग्रेड के या और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं उनसे संबंधित होने वाले हैं। और इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, सॉल्व करने का क्या सही तरीका होता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उस पर भी आज हम बात करने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो ये क्वेश्चन कहा गया था जहाँ पे कहा गया था ड्यूट्रॉन जो दिया गया है, तो यहाँ पे देखेंगे ड्यूट्रॉन के जब यहाँ पे दो आइटम्स को क्या किया जाता है, ड्यूट्रॉन के जब दो चीज़ों को आपस में मिक्स किया जाएगा तो यहाँ पे बनेगा हीलियम और यहाँ पे क्या होती है कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी। तो वो आपको एनर्जी बताना होगा कितनी रिलीज होती है। तो देखो यहाँ पर शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा अंडरस्टैंड द न्यूक्लियर फ्यूजन इन दिस प्रोसेस, अर्थात न्यूक्लियर फ्यूजन होता क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ड्यूट्रॉन जो होता है ये 1H2 होता है, इसको हम लोग जनरली ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे 1H2 ऐसे लिखा कोई बात नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो ड्यूट्रॉन होता है 1H2 ईच हैज़ द बाइंडिंग एनर्जी, अर्थात तो ड्यूट्रॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो 2.2 MeV होती है। वहीं पे हीलियम जो होता है जो 2He4 इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है 28 होती है। देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी है। अब when two neutron fuse they make 2He4 nucleus ignoring any emitting पार्टिकल्स फॉर दिस कैलकुलेशन एक्सेप्ट एनर्जी अकाउंटिंग। यहाँ पे हम केवल एनर्जी पे ही बात करने वाले हैं। तो स्टेप 2 के अंदर हम यहाँ पे समझते हैं कि कंप्यूट टोटल इनिशियल फाइंडिंग बाइंडिंग एनर्जी, और टोटल यहाँ पे बात किया जाए इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी तो जो हमारे दो ड्यूट्रॉन्स हैं उनकी कितनी हो जाएगी 4.4 हो जाएगा, क्योंकि एक की 2.2 है तो दो की क्या हो जाएगी 2.2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4.4 आ जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं टोटल फाइनल बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जब ये मिल रहे होंगे तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन अर्थात तो इनको मिलाने में क्या बना होगा ये दो चीज़ें, तो यहाँ से भी क्या प्राप्त होगा 2.2 और मल्टीप्लाई का तो 4.4 मिलीमीटर होगा। अर्थात तो टोटल फाइनल बाइंडिंग एनर्जी की बात किया जाए तो यहाँ से हमें क्या 28 प्राप्त हो जाएगा। देखो ये जो यहाँ पे देखा जाए इनिशियल एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी इनिशियल में क्या था जो कि ड्यूट्रॉन के दो आइटम जब आपस में न्यूक्लियस मिलते थे तो यहाँ पे हमें क्या हीलियम मिलता है, तो इनिशियल में कितनी एनर्जी हो जाएगी ये और फाइनल में ये हो जाएगी। तो यहाँ पे अब देखा जाए एनर्जी रिलीज अर्थात क्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, तो द एनर्जी रिलीज्ड क्यू इज द डिफरेंस इन बाइंडिंग एनर्जी का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई फाइनल माइनस ई इनिशियल कर दिया जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे ये यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा जो कि ऑप्शन यहाँ पे आपका 4 के साथ में मैच कर जाएगा। ये ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ए जो आपका दिया गया है 23.6 उसके साथ मैच कर जाएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो होते हैं वो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है, जैसे कि बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, हायर बाइंडिंग एनर्जी मीन्स आ मोर स्टेबल न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग लाइटेड न्यूक्लियस जैसे कि न्यूट्रॉन्स टू फॉर्म हाइवियर न्यूक्लियस जैसे कि हीलियम एंड रिलीजिंग एनर्जी ड्यू टू द डिफरेंस इन बाइंडिंग एनर्जी। वाई एनर्जी रिलीज इस पे बात करते हैं। तो व्हेन द फाइनल न्यूक्लियस बाइंडिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इनिशियल न्यूक्लियस द एक्सेस appears as the release energy usually as kinetic energy of the particle and radiations के रूप में निकलती है। न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्स क्या होती है जो हम जानते हैं द फ्यूजन ऑफ द हाइड्रोजन न्यूक्लियर दैट मीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टू फॉर्म हीलियम इज द मेन एनर्जी सोर्स इन स्टार्स इंक्लूडिंग आवर सन। अर्थात जो हमारा सन है वहाँ पे क्या होता है यही जो होता है फ्यूजन रिएक्शन होती है। तो पार्टिकल यूज होते हैं जैसे कि फ्यूजन इज द वर्किंग प्रिंसिपल बिहाइंड हाइड्रोजन बम्स एंड इज अ मेजर रिसर्च टॉपिक फॉर द फ्यूचर क्लीन एनर्जी जनरेशन होता है। तो इस प्रकार से यहाँ से हमने पहले क्वेश्चन को डिटेल से कवर करने की कोशिश की जो कि बाइंडिंग एनर्जी और फ्यूजन रिएक्शन के ऊपर संबंधित होने वाला था।
अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें कहा गया 3 ब्लॉक्स विद मास m 2m एंड 3m आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग शोन इन द फिगर। आफ्टर अपवर्ड फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक M, द मास मूव्स अपवर्ड एट अ कांस्टेंट स्पीड v। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक मास 2m। अर्थात यहाँ पे 3 ब्लॉक दिए गए हैं, एक ब्लॉक ये, 2 ब्लॉक ये, तीसरा ब्लॉक ये, अर्थात इसका मास m है, इसका 2m है और 3m, ये तीनों एक दूसरे से क्या स्ट्रिंग से जोड़े गए हैं। ऊपर की तरफ यहाँ से F अर्थात कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहे हैं, फोर्स लगाया गया। तो यहाँ पे आपको बताना होगा ये मास 2m है, इसके ऊपर कितना फोर्स वर्क कर रहा होगा। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे आप ये डायग्राम देख सकते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, द ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन अ वर्टिकल स्ट्रिंग, अर्थात टॉप में m है, लास्ट में बॉटम में क्या 3m है, बीच में 2m। एंड अपवर्ड फोर्स इज अप्लाइड द ब्लॉक टॉप ब्लॉक m एंड ऑल ब्लॉक मूव अपवर्ड एट द कांस्टेंट स्पीड। क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रिंग है जो कि बढ़ नहीं रही ना घट रही है, अर्थात तो ना ही उसके अंदर कंप्रेशन होता है, ना ही उसके अंदर जो होता है यहाँ पे कंप्रेशन या एक्सट्रैक्शन होता है, जिस कारण से क्या होता है जितनी स्पीड से ऊपर वाली बाल मूव करेगी उतनी ही वो स्पीड से नीचे रहे। जैसे कि आपने देखा होगा ट्रेन जो होती है उसके सारे डिब्बे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो लेकिन हर एक डिब्बे की स्पीड क्या होती है फिक्स रहती है। इसी प्रकार से यहाँ पे बात किया तो एंड ऑल ब्लॉक्स मूव अपवर्ड एट कांस्टेंट, मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड। जब कांस्टेंट स्पीड से मूव करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सीलरेशन वर्क नहीं करेगा, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे नेट फोर्स की बात किया तो नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय क्या होता है, F बराबर m इंटू ए होता है। सिंस ब्लॉक्स मूव एट अ कांस्टेंट स्पीड है, तो इसलिए यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन 0। देयरफॉर द नेट फोर्स ऑन एनी ब्लॉक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए आंसर यहाँ पे आपका आ जाएगा डी वाला। और ध्यान से देना, अगर किसी एक ऑब्जेक्ट पे वर्क बल कार्य करने लगता तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सभी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं तो एक्सीलरेशन हर एक केस में 0 है, इसलिए कोई भी बल किसी पे एक्स्ट्रा कार्य नहीं करेगा। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन पे बात करें तो कांस्टेंट स्पीड 0 नेट फोर्स इफ एन ऑब्जेक्ट सिस्टम मूव्स एट द कांस्टेंट यहाँ पे स्पीड के साथ में मूव करता है। फिर यहाँ पे बात करें न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, तो फोर्स बैलेंस इज मूविंग सिस्टम फॉर ईच ब्लॉक अपवर्ड फोर्सेस। और इसको आप चाहें तो डिटेल से पढ़ भी सकते हैं। इस जो PDF की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके डिटेल से इसको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन बात करते हैं 38 पे। आ ब्लैक बॉडी इज एट द टेम्परेचर ऑफ 500 केल्विन, अर्थात एक कोई ब्लैक बॉडी है जिसका टेम्परेचर यहाँ पे 500 केल्विन दिया गया है। इट इमिट एनर्जी एट द रेट विच इज प्रोपोर्शनल टू, अर्थात ब्लैक बॉडी से जब उसका टेम्परेचर 500 केल्विन है तो उससे जो एनर्जी इमिट होती है तो किसके प्रोपोर्शनल होगी, ये आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड, फोर्थ, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे ब्लैक बॉडी है, इसका टेम्परेचर यहाँ पे T है, तो यहाँ से जब ये इमिट करती है तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे बात करें द अंडरस्टैंडिंग ब्लैक बॉडी रेडिएशन, द रेट एट विच अ ब्लैक बॉडी इमिट एनर्जी इज डिस्क्राइब्ड बाय द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। क्या होता है, P बराबर सिग्मा A T की पावर 4। यहाँ पे P क्या होता है, पावर जो होता है रेडिएट होती है, सिग्मा स्टीफन बोल्ट्जमैन, A क्या होता है सर्फेस एरिया ऑफ द बॉडी, T क्या होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। तो दिस शोज दैट द पावर रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर के फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल, अर्थात P की पावर T की पावर, अर्थात P प्रोपोर्शनल टू 500 की पावर 4 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात किया जाए तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है, द टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट सरफेस एरिया of the black body per unit time is directly proportional to the fourth power of the absolute temperature। इमिसिविटी की बात करें तो फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी इमिसिविटी क्या होता है, एक जो होती बराबर होती है, सो द लॉ अप्लाइज विदाउट मॉडिफिकेशन फॉर रियल ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होती है 1 से कम होती है। फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात कर लें तो इवन स्मॉल इंक्रीजेस क्या होता है, इंक्रीजेस इन टेम्परेचर प्रोड्यूस ह्यूज इंक्रीजेस इन द रेडिएशन एनर्जी ड्यू टू द एक्सपोनेंट ऑफ पावर। एप्लीकेशन की बात किया तो एक्सप्लेन स्टेलर रेडिएशन, द कलर ऑफ द हीटेड ऑब्जेक्ट एंड फाउंडेशनल इन द थर्मल फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स एंड क्लाइमेट स्टडी। रिलेटेड लॉस जैसे कि विंस लॉ एंड प्लैंक्स लॉ आल्सो डिस्क्राइब एस्पेक्ट ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन रिलेटिंग टेम्परेचर टू द वेवलेंथ एंड स्पेक्ट्रल डेंसिटी के विषय में। अब यहाँ पे बात करें तो द पावर इमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इंक्रीजेस एक्सट्रीमली रैपिडली विद द टेम्परेचर बीइंग प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। दिस इज व्हाई ऑब्जेक्ट ग्लो ब्राइटर एंड रेडिएट मच मोर एनर्जी एज दे गेट हॉटर।
यहाँ तक तो हमने क्वेश्चन 38 को समझ लिया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन 39 पे, जिसके अंदर कहा गया द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 10 माइक्रोफैराड दिया गया है। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन इट्स प्लेट्स इज 8 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड टू 4 सेंटीमीटर, देन द कैपेसिटी ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कंडेंसर विल बी। अर्थात पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी। यहाँ पे देखो ऑप्शन में बात करें, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और यहाँ पे ऑप्शन डी दिया गया। ऑप्शन ए कहा गया 5 माइक्रोफैराड, बी में कहा गया 10 माइक्रोफैराड, सी में कहा गया 20 माइक्रोफैराड और यहाँ पे डी में 40 माइक्रोफैराड। देखो यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यहाँ पे बात करें, देखो ये इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का है, ये 8 सेंटीमीटर का है, यहाँ पे ये पैरेलल एक कैपेसिटर है और एक ये यहाँ पे पैरेलल कैपेसिटर है। तो फार्मूला फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट E एप्सिलॉन R A बटे D फार्मूला होता है। जहाँ पे C क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है, एप्सिलॉन क्या परमिटिविटी या फ्री स्पेस होती है, रिलेटिव परमिटिविटी होती है, A क्या एरिया ऑफ द प्लेट है, D क्या डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट है। तो कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इनिशियल और फाइनल कंडीशन, इनिशियल कैपेसिटेंस ये है और यहाँ पे बात करें तो C1 एंड D1 ये हो जाएगा। इसी प्रकार से फाइनल डिस्टेंस यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, फाइनल कैपेसिटेंस C2 ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2 बटे C1 D1 बटे D2 यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका 20 माइक्रोफैराड आसानी से निकल आएगा और ये फैक्ट आप पढ़ सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं लास्ट का आज का जो क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें कहा गया द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद एन EM वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग द Z एक्सिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। कैसे रिप्रेजेंट की जा सकती हैं, तो यहाँ पे E, A, B, C और D ऑप्शन दिए गए। तो यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन की बात किया जाए तो यहाँ पे देखो ये क्या है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमेशा क्या करते हैं, प्रोपेगेट करती है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक्सचेंज होती रहती है और ये दोनों चीज़ें क्या होती है, हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होती हैं। तो यहाँ पे बात किया जाए डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या होती है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EM वेव प्रोपेगेट अलोंग द Z एक्सिस, दैट मींस के डायरेक्शन। स्टेप ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये तीनों चीज़ें परपेंडिकुलर होता था। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो इधर को है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये इसके परपेंडिकुलर। देखो यहाँ पे तीनों चीजें परपेंडिकुलर है। ये वाली फिंगर अगर इधर को जाओ तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड इधर को। अगर यहाँ पे इन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक को देखा जाए तो ये भी क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों चीजें एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो द डायरेक्शन फॉलो द राइट हैंड रूल अर्थात E क्रॉस B। तो डायरेक्शन प्रोपेगेशन के अब यहाँ पे बात करें स्टेप 3 तो यूज राइट हैंड रूल क्या हो जाएगा, सपोज लेट्स टेक E along I एक्सिस एंड B along J एक्सिस। तो क्या हो जाएगा, तो E क्रॉस B बाद J क्रॉस के अर्थात K आ जाएगा। दिस मैचेस द रिक्वायर्ड प्रोपेगेशन ऑफ डायरेक्शन। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे आपको हमें क्या प्राप्त होगा, B नॉट J इज करेक्ट हो जाएगा। फाइनल आंसर की बात करें तो यहाँ पे ये आ जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप डिटेल से पढ़ सकते हैं जो कि यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से लिख दिए हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों शेयर करें। अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।